गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में आज एक्यूट गैस्ट्राइटिस के ऊपर बात करेंगे। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि सडन ऑनसेट, खाने की थैली या स्टमक, उसकी लाइनिंग में इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन। यू अंडरस्टैंड कि एक्यूट जो गैस्ट्राइटिस इज ए वेरी कॉमन कंडीशन। Now, जो acute gastritis is basically sudden swelling or inflammation in the lining of the stomach. ये हमेशा एक सीवियर और नेगिंग पेन क्रिएट करती है। आपको लगातार ऐसा लगेगा कि यहां पर एक नेगिंग पेन बना हुआ है। ये जो दर्द है ये टेम्परेरी हो सकता है, ये आएगा चला जाएगा, ये कभी कभी लंबे समय भी चल सकता है। नाउ ये जो भी अटैक जैसा आता है या एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज ऑलमोस्ट कम सडनली। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कारण है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई भी इंजरी आपको हुई, आपको चोट लग गई, तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। अगर कोई बैक्टीरिया है जिसने इंफेक्शन खाने की थैली में किया तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। अगर आप कोई वायरस है जिसने किया तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। ऐसा भी माना जाता है कि हेवी स्ट्रेस और इंजेक्शन ऑफ एनी इरिटेंट, जैसे आपने गलती से एसिड इंजेस्ट कर लिया या अल्कली इंजेस्ट कर लिया, तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। जो इरिटेंट्स हैं जो हमारी खाने की थैली को डैमेज करते हैं वो बहुत सारे हैं और पोटेंशियली उनको आपको पहचानने की जरूरत है। पेन किलर्स आर द नंबर 1। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो गैस्ट्राइटिस होती है एक्यूट, वो पेन किलर्स के चलते होती है। स्टेरॉइड्स जो नाम की जो दवाइयां हैं, दे कम एज नंबर 2। देन स्पाइसी फूड, टोबैको प्रोडक्ट्स, दे आर द वंस जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कराने की ताकत रखते हैं। जहां तक अल्कोहल का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलर हाई अमाउंट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या आपको बिंज ड्रिंकिंग की आदत है जिसमें आप ज्यादा अमाउंट की अल्कोहल ले लेते हैं, तो वो भी अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि गैस्ट्राइटिस है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस है। यू सी, गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस, दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। जहां तक गैस्ट्राइटिस का सवाल है, ये खाने की थैली या स्टमक की लाइनिंग में इंफ्लेमेशन या इंफेक्शन है जिसके चलते आपको नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है वास्तव में खाने की थैली और इंटेस्टाइन में भी इंफेक्शन है। तो गैस्ट्राइटिस में इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, जबकि गैस्ट्रोएंटराइटिस में स्टमक भी इन्वॉल्व है प्लस इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है। चूंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं तो आपको वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा, पेन होगा, लेकिन साथ में आपको डायरिया भी होगा। तो अगर आपको यहां के दर्द के साथ में नौशिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी है तो ये गैस्ट्राइटिस नहीं है, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस है। तो इसलिए इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। नाउ साइंस ऐसा मानती है दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गैस्ट्राइटिस है, जो दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है ओवरऑल उसका इंसिडेंस धीरे 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 कम हो गया है, इसलिए कि एनएसएआईडी का यूज कम हो गया है, जुडिशियस हो गया है, या जो एनएसएआईडीज अब आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उनके साइड इफेक्ट्स कम हैं। बट जहां तक एक्यूट गैस्ट्राइटिस का सवाल है, इट इज स्टिल अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ ये देखिए कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती क्यों है। जो हमारी खाने की थैली की जो लाइनिंग होती है या जो म्यूकोजा होती है, अगर ये म्यूकोजा वीक है या हल्की सी डैमेज्ड है तो हमारी खाने की थैली में जो एसिड होता है वो वास्तव में इसकी सरफेस को और ज्यादा डैमेज करने लगता है, और डैमेज करके जो एसिड है इसकी सतह के अंदर जाने लगता है। अगर ये सतह के अंदर जाने लगेगा तो ये घाव करेगा, ये इरोजन्स करेगा, ये रेडनेस लेके आएगा और अल्टीमेटली छोटे छोटे अल्सर्स क्रिएट कर देगा। और अगर ये अल्सर्स क्रिएट कर देगा तो ये उस तरह की प्रॉब्लम होगी जिसमें से हल्का सा खून रिसने लगेगा। तो ये वास्तव में अगर हम देखें तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो खाने की थैली की जो सतह है उसका एसिड के द्वारा डैमेज हो जाने के कारण है। तो इट इज द एसिड व्हिच इज बेसिकली डैमेजिंग द सरफेस। नाउ लुक एट द कॉजेस, जैसा मैंने पहले भी बात की, सबसे ज्यादा most common cause. Number 2 is the Helicobacter infection. That is the second common cause. And third basically is the binge drinking of alcohol. तो ये देखें तो तीन ही कारण हैं जिनसे सबसे ज्यादा एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। उनमें से एनएसएआईडी या पेन किलर एंड स्टेरॉइड, ऐसा मानती है साइंस की, सबसे ज्यादा एक्यूट गैस्ट्राइटिस करते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन भी करता है। एक्चुअली हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर क्रिएट करता है, लेकिन ये हमारी खाने की जो थैली है इसको डैमेज करके एक्यूट गैस्ट्राइटिस कर सकता है। ये आपको नौशिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सब तरह के सिम्टम्स लेके आ सकता है। तो जो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन का जहां तक सवाल है, इसका एक स्पेक्ट्रम है जिसमें गैस्ट्राइटिस है जो एक्यूट नेचर की है, क्रॉनिक नेचर की है, एंड पेप्टिक अल्सर भी है। तो हेलिकोबैक्टर इज द वन विच वी नीड टू वॉच।
नाउ देयर आर सर्टेन अदर काजेज ऑल्सो, जैसे वायरल इन्फेक्शंस में जैसे मैंने बात की, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से एक्चुअली हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रीट होने लगता है। कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा तो हमारी खाने की थैली के अंदर जो एसिड है वो उसका रिसर्जेंस होगा, वो जो स्पाइक आएगी वो हमारी खाने की थैली की जो सरफेस है उसको डैमेज करेगा और गैस्ट्राइटिस करेगा। अगर बाइल पलट के इंटेस्टाइन से स्टमक में आ रहा है तो आपको बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। अगर आपने गलती से कोई कोरोसिव यूज कर लिया है तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। ऐसे ही कुछ क्रॉनिक इलनेसेस हैं, लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज, या आपको लिवर सिरोसिस जैसी है, या आप अंडरवेंट कोई ऐसा आपको मेजर सर्जरी हुई है, या आप वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, तो ये कुछ तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बॉडी में काफी स्ट्रेस जनरेट करती हैं। इन जो भी चीज स्ट्रेस को जनरेट करेगी वो कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाएगी। इन जो भी चीज कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाएगी वो एसिड को हमेशा स्पाइक करेगी। एंड एक बार एसिड स्पाइक हुआ तो आपकी खाने की थैली की जो सरफेस है उसको डैमेज करेगा। उसको डैमेज करेगा तो उसमें छाले करेगा, उसमें इरोजन्स लाएगा, उसमें छोटे छोटे अल्सर्स लाएगा, एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पूरे सिम्टम्स लेके आपके सामने आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन उसके रिस्क में है जिसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का डर है? हु इज एट रिस्क? नंबर वन, एनीवन हु इज टेकिंग रेगुलर पेन किलर। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेते हैं, आप पेन किलर के लिए लेते हैं, आप किसी भी चीज के चलते अगर आप रेगुलर पेन किलर लेते हैं तो आप रिस्क में हैं। अगर आप स्टेरॉइड रेगुलरली किसी भी प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हैवी ड्रिंकिंग की आदत है, बिंज ड्रिंकिंग की आदत है, आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं। आपकी कोई भी मेजर सर्जरी हुई है एंड आपको लंबा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो आपको रिस्क खड़ी हो जाती है कि कहीं आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो नहीं डेवलप हो जाएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो भी आपको ये रिस्क खड़ा हो जाता है कहीं आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो नहीं हो जाएगी। नाउ अगर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आएंगे जिन्हें आपको वॉच करने की जरूरत है? आपको नौशिया होगा, जी मिचलाएगा, आपको उल्टियां होंगी, आपको नाभि के ऊपर के इस हिस्से में काफी दर्द होगा जो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, रुक रुक के भी आ सकता है, या प्रिकिंग सेंसेशन भी आ सकता है कि आपको लगेगा कि लगातार इसमें सुइयां चुभ रही हैं। आपकी भूख एकदम नीचे आ जाएगी। अगर आपको अंदर इरोजन्स हैं या आपको अल्सर्स डेवलप हो गए हैं तो आपको उल्टी होगी तो उसमें खून आ जाएगा। और अगर अंदर जो ना ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी जो लेट्रिन है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। और ये भी बात सही है कि अगर ये थोड़ा सा परसिस्ट करेगी तो आपको हैवीनेस या एक डिस्पेप्सिया की फीलिंग आएगी एज फार एज द सिम्टम्स आर कंसर्न। नाउ प्रॉब्लम यह है कि जहां तक सिम्टम्स का सवाल है एक्यूट गैस्ट्राइटिस के, ये बहुत सारी दूसरी इलनेसेस से ओवरलैप करते हैं। ये पेप्टिक अल्सर से ओवरलैप करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पर्टिकुलरली क्रॉन्स डिजीज से ओवरलैप करते हैं, ये गाल स्टोन या गाल ब्लैडर की दूसरी प्रॉब्लम से ओवरलैप करते हैं। अगर आपको फूड पॉइजनिंग है, फूड एलर्जी है, ये उससे ओवरलैप करते हैं। एंड ये बात सही है कि हमारे जैसे देश में जहां के एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस काफी ज्यादा होती है तो इसका जो इनिशियल फेज है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का, उसमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट गैस्ट्राइटिस के जैसे आने लगते हैं। तो जब भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्वेश्चन में आती है तो ये जो बाकी जो बीमारियां हैं इन पर भी हमें नजर रखने की जरूरत पड़ती है। नाउ आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये सिम्टोमेटोलॉजी है, और ये सिम्टम्स को लेके अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसके डायग्नोज करने के लिए वास्तव में फिजिशियंस क्या करता है? जो करने की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ इतनी कि अगर थॉरली आपका क्लिनिकल इवेल्युएशन किया जाए, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, तो 99% चांसेस है कि आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी। इसके बावजूद हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हम एक सीबीसी करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं आपके बॉडी में खून की मात्रा कम तो नहीं है या कोई इंफेक्शन तो नहीं है। हम ब्लड टेस्ट करते हैं फॉर एच पाइलोरी, हम ब्रेथ टेस्ट करते हैं फॉर एच पाइलोरी, कभी कभी हम सलाइवा में भी एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर का टेस्ट करते हैं। हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं टू लुक इनटू कि कहीं जो स्टूल है या आपकी जो लेट्रिन है इसमें छिपा हुआ खून तो नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कभी कभी कंफ्यूज करती है, तो इसलिए हम आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है या जॉन्डिस का टेस्ट है वो भी कंडक्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जॉन्डिस होने वाली है जो गैस्ट्राइटिस को मिमिक कर रही है। नाउ इसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इज बेसिकली द एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी है उसके द्वारा सबसे पहले तो हम आपके खाने की जो थैली है उसको एवेल्युएट करते हैं कि उसमें कहीं इरोजन्स तो नहीं है, छाले तो नहीं है, या छोटे छोटे अल्सर्स तो नहीं है। देन उससे हम एक टुकड़ा जांच के लिए निकालते हैं जिससे हम रैपिड यूरियस टेस्ट करते हैं फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
अगर कोई सस्पिशियस एरिया है या कोई डीप अल्सर है या डीप गैस्ट्रिक अल्सर है तो उससे भी हम बायोप्सी लेते हैं इस चीज को देखने के लिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। इसके अलावा कभी कभार एक्सरे की जरूरत पड़ती है, बट इट इज रेयर। बट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वी वांट कि एक जनरल अल्ट्रासाउंड शुड बी डन, तो एटलीस्ट जो ना गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट शुड बी पिक्ड अप। यू नो, इन नॉर्थ इंडिया द गॉल ब्लैडर स्टोन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, गॉल ब्लैडर में कोई ग्रोथ है, तो वो रेडिली पिकअप हो जाए और गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज ना हो। नाउ एक बार मैंने कंफर्म किया कि आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, देन व्हाट इज द वे कि इसको हम ट्रीट करेंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें that most of the patients, more than 50%, do not require any medication. It's a self-limiting problem. The only thing is कि आपको offending जो चीजें हैं उनको बंद करने की जरूरत है। आप अल्कोहल लेते हैं, आपने बंद कर दी, आप पेन किलर लेते हैं, आपने बंद कर दिया, आप ब्लेंड डाइट पे चले जाते हैं, आप सॉफ्ट डाइट पे चले जाते हैं, आप जो डाइट है वो लो फाइबर कर देते हैं, जो डाइट है उसमें फैट की अमाउंट कम कर देते हैं, आप सूदिंग सूप्स लेते हैं, लीन मीट लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्लेंड डाइट पे चले जाते हैं रेगुलेटेड और अफेंडिंग एजेंट्स को बंद करते हैं, तो साइंस ऐसा मानती है दैट 50% चांसेस आर कि आपको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाउ जो ट्रीटमेंट की जरूरत है उसमें रिकवरी इस पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज द रीजन फॉर गैस्ट्राइटिस, नंबर 1। नंबर 2, आपको लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक में कन्वर्ट हो रही है। इन अफेंडिंग एजेंट अगर आपने बंद नहीं किए तो यह बात सही है कि गैस्ट्राइटिस ज्यादा टाइम ले जाएगी। नाउ जहां तक मेडिकेशन का सवाल है तो मेडिकेशन 5 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं वो बेसिकली हमारी खाने की थैली में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं कोटिंग एजेंट्स लाइक सुक्रलफेट, जो हमारी खाने की थैली की जो सतह है उस पर मलहम जैसी लगाते हैं, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पे आते हैं H2 ब्लॉकर्स, जो एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। दीज आर द इनिशियल मेडिसिन्स लाइक रेनोटिडीन एंड फेमोटिडीन, बट दीज आर वीक एसिड सप्रेसेंट। नंबर 4 पे आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्रोजाल, रेबेप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, जो एसिड को इफेक्टिवली सप्रेस कर देते हैं एंड आपके स्टमक को सेफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको हेलिकोबैक्टर जैसा इंफेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। यू वुड रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और जो क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड टेनेडाजोल विथ एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन। इनका पूरा कोर्स है जिसको आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो जहां तक एक्यूट गैस्ट्राइटिस का सवाल है, 50% होम केयर से ठीक हो जाएगी, 50% certainly would require medication which you need to look into and consult your doctor. Now एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एज फॉर दैट मैटर गैस्ट्राइटिस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके रखने की जरूरत है। टोबैको इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, उसको देखने की जरूरत है। बिंज ड्रिंकिंग इज द कल्प्रिट, उसे देखने की जरूरत है। वेरी हैवी स्पाइसी फ्राइड फूड इज अ कल्प्रिट, उसे देखने की जरूरत है। एंड देन एक स्ट्रेस का जो लेवल है या एंजाइटी का जो लेवल है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। एंड यू नो, बहुत सारी चीजें जो हमारी खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसे इरिटेट करती हैं, उसको अलग करने की जरूरत है। और जो इरिटेट करने वाली चीजें हैं उसमें सबसे कॉमन इज बेसिकली द पेन किलर्स एंड द स्टेरॉइड्स। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें एक्यूट गैस्ट्राइटिस को, तो इस बेसिकली ये सडन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इट अफेक्ट्स स्टमक ओनली, ये इंटेस्टाइन में कुछ नहीं करती, इसलिए इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड आप जानते हैं कि द मोस्ट कॉमन काज बेसिकली इज द पेन किलर और हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। एंड जहां तक रिकवरी का सवाल है, 50% में रिकवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। 50% में रिकवरी में रिक्वायर मेडिकेशन एंड रिकवरी एक्चुअली रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ द काज। अगर पेन किलर के चलते हैं तो उसको अलग होने की जरूरत है, स्टेरॉइड के चलते हैं तो उसको अलग होने की जरूरत है। बट ऑन एन एवरेज जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो जल्दी एंड पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इट इज पॉसिबल कि आपको एसिड को दबाने की या सप्रेस करने की जो मेडिसिन हैं वो थोड़ी सी लंबी लेनी पड़े। बस एक ही बात है, दैट फ्यू पेशेंट्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में चले जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हुई तो गैस्ट्रिक अल्सर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर होने का रिस्क बढ़ा तो गैस्ट्रिक कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो उसको इफेक्टिवली डायग्नोज कराने की जरूरत है, उसको इफेक्टिवली ट्रीट कराने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट लैंड एनी ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो एक्यूट गैस्ट्राइटिस को समझने में
आपको मदद करता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो मेडिकल जानकारी है वो बाकी लोगों तक भेजी जा सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल।